हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 7 का लेसन नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, जब पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी, कब हुई थी पृथ्वी की उत्पत्ति? तो याद रखना, पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो वो हुई थी 4.5 अरब वर्ष पूर्व। 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी, उस समय पृथ्वी एक क्या थी? गर्म ग्रह। क्या था? एक पृथ्वी एक गर्म ग्रह थी, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की क्या थी? गैस है, जिसमें से हाइड्रोजन प्लस हीलियम की सबसे ज्यादा प्रधानता थी। लेकिन बाद में कालांतर में धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर परिवर्तन आया। पृथ्वी जो पहले गर्म ग्रह थी, वीरान ग्रह थी, अपन समझे सीधी भाषा में तो निर्जन ग्रह थी, तो वो आज एक सुंदर ग्रह के रूप में परिवर्तन हो गई और जनसंख्या निवास करने लगी। ठीक है। और उसके बाद पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्रकार की गतियां होने लगी। और यदि हम पृथ्वी की गतियों के रूप में देखें तो उसमें आंतरिक क्रियाओं के दौरान और बाह्य क्रियाओं के दौरान क्या होने लग गई? गति। अब आंतरिक क्रियाओं के कारण हुई, उसको हमने अंतजनित बल के रूप में देखा। और अपन के पृथ्वी के धरातल के ऊपर बाहरी परत पर हुई, इसलिए इसे बाह्य जनित बल के रूप में हमने देखा। और आपसे यदि पूछ ले परिभाषा के दौरान, यदि पूछे कि अंतर्जनित बल क्या है, अंतर्जनित बल क्या है, तो सीधी सी बच्चों परिभाषा देना, पृथ्वी के धरातल के आंतरिक, पृथ्वी के धरातल के आंतरिक भाग में घटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? अंतजनित बल। पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होने वाली क्रिया को हम अंतजनित बल के रूप में जानते हैं। और इन बल का उत्पन्न होने का जो कारण माना जाता है बच्चों, वो जाना जाता है रेडियो एक्टिव तत्व। क्या माना गया? रेडियो एक्टिव तत्व है, वही अंतजनित बल का मुख्य कारण माना जाता है। और इन्हीं बलों के कारण पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। फिर दूसरा हमने देखा कौन सा बल है? वही जनित बल। देखो, वही जनित बल की यदि हम बात करें तो पृथ्वी के धरातल के ऊपर या ऊपरी भाग पर घटित होने वाला बल को, पृथ्वी के धरातल के ऊपरी भाग पर घटित होने वाले बल को हम क्या कहते हैं बच्चों? वही जनित बल। जिसके अंदर धरातल के ऊपर जो पाए जाने वाले जो बल है वो मुख्य रूप से कार्य करते हैं, जैसे वायु वाला बल, जल वाला बल, या और बहुत सारे ऐसे बल हैं जो इस बल या वही जनित बल के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। फिर हमने अंतजनित बल के वर्गीकरण देखते हैं। अंतजनित बल का वर्गीकरण, अंतजनित बल का वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आकस्मिक बल। पहला कौन सा है? आकस्मिक बल। मतलब एक ऐसा बल जो अचानक घटित होता है, उसी को आकस्मिक बल के नाम से जानते हैं। एक ऐसा बल
जो किसी क्षेत्र में अचानक घटित होता है उसी को आकस्मिक बल के नाम से जानते हैं। जिसके जो मुख्य उदाहरण है बच्चों वो बताए गए हैं, जिसमें से हम देखते हैं पहला भूकंप। पहला कौन सा है? भूकंप। दूसरा ज्वालामुखी, क्या है? ज्वालामुखी। और तीसरा बताया गया भूस्खलन। ये जो तीन क्रियाएं हैं वो क्या होती है बच्चों? अचानक घटित होती है। फिर आपका अगली बिंदु है पटल विरूपण। पटल विरूपण बल, ये है आपके अणुजनित बल का दूसरा भाग। पटल का मतलब होता है ऊपर पट्टी का ऊपरी धरातल, विरूपण का मतलब उसका रूप में परिवर्तन, बल का मतलब करने वाली क्रिया या कारक। तो धरातल की ऊपरी परत पर या ऊपरी परत को परिवर्तन व अन्य रूपों में निर्माण करने वाले बल को पटल विरूपण कहते हैं। धरातल की ऊपरी परत को परिवर्तन व अन्य रूपों को निर्माण करने वाले बल को क्या कहता है? पटल विरूपण के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आता है उदाहरण के रूप में पर्वत निर्माण प्रक्रिया। पर्वत निर्माण प्रक्रिया चाहे अपन देखो हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति की बात करें तो भी पटल विरूपण का उदाहरण माना जाएगा। फ्रांस के अंदर आल्प्स की बात करें या अफ्रीका के अंदर किलिमंजारो पर्वत की बात करें, उत्तरी अमेरिका के अंदर रॉकी पर्वत की बात करें, उत्तरी अमेरिका के अंदर एंडीज पर्वतमाला की बात करें, दक्षिण अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला की बात करें, ये सब के सब निर्माण के रूप में किस नाम से जाने जाते हैं? पटल विरूपण के रूप में उसको पहचाने जाते हैं। फिर हम अपन देखते हैं अगला जो बल है वो है अपन के बहिर्जनित बल का वर्गीकरण। बहिर्जनित बल के वर्गीकरण का दो कारण बताए गए हैं। कितने कारण बताए गए बच्चों? दो। पहला है अपर्दन। क्या है? अपर्दन। अपर्दन के लिए दो प्रवृत्ति होना अनिवार्य है। एक तो ढाल प्रवणता और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, यदि आपके किसी क्षेत्र में ढाल प्रवणता है और गुरुत्वाकर्षण बल है अधिक, तो उन क्षेत्र के अंदर अपर्दन प्रक्रिया भी क्या होगी बच्चों? अधिक देखने को मिलेगी। अब अपर्दन प्रक्रिया क्या है उसकी यदि आपसे परिभाषा पूछे तो याद रखना, धरातल पर पाए जाने वाले अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करना क्या कहलाता है बच्चों? अपर्दन। क्या कहलाता है? अपर्दन। यहां पर एक शब्द आ जाता है इस तरह, मृदा अपर्दन। यदि इस तरह आता तो सीधा लिखते हम मिट्टी का कटाव। क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन। लेकिन सब सिर्फ अपर्दन आने के कारण हमने लिखा धरातल पर पाए जाने वाले अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करना क्या कहलाता है बच्चों? अपर्दन कहलाता है। दूसरा जो बिंदु है वो है निक्षेपण। कौन सा है? निक्षेपण। अब निक्षेपण का अर्थ होता है जमाव। क्या होता है? जमाव। जब परिवहन
या अपर्दन करके लाए गए अवसादों का जमाव निक्षेपण कहलाता है। ये याद रखना बच्चों, जब परिवहन या अपर्दन के द्वारा लाए गए अवसादों का जब जमाव होता है उसी को निक्षेपण कहते हैं। और निक्षेपण के लिए भी दो बल का बहुत उत्तरदायी है, ढाल प्रवणता और गुरुत्वाकर्षण बल। जिन क्षेत्रों में ढाल प्रवणता कम पाई जाती है उस समय कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है? निक्षेपण की। या जिन क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण ढाल कम पाई जाती है वहां पर भी हम क्या देखते हैं? निक्षेपण की प्रक्रिया। तो इस तरह आपने देखा बच्चों कि अनचलित बल दो भाग हुए, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल, जिसमें हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे और भूस्खलन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर पटल विरूपण के अंदर पर्वत निर्माण के लिए जो बल है उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। वही जनित बल हुए उसके अंदर अपर्दन के बारे में और निक्षेपण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। फिर नदी के द्वारा अपर्दन कैसे होता है और नदी के द्वारा अपर्दन के दौरान कौन सी शिलाकृति का निर्माण होता है, उन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और साथ में यह भी हम देखेंगे कि नदियों के द्वारा निक्षेपण स्थल प्रतिरूप कौन से हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर पवन के द्वारा बनने वाले जैसे यारडंग है, छत्रक है, ये सब क्या है? इस्लबर्ग है। ये पवन के द्वारा बनने वाले महत्वपूर्ण क्या है? शिलाकृतियां है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और नदियों के बारे में देखें तो आपने देखा होगा गौज है, कैनियन है, वी आकार की घाटी है, वेदिकाएं हैं, जलप्रपात है, ये सब के सब किससे बनते हैं? गोपुर झील, ये नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर समुद्री तरंग के द्वारा अपन देखते हैं तो आपने देखा होगा भृगु है, या फिर अपन देख सकते हैं समुद्री छत्रक है, या तक कि और भी कंदराएं हैं, ये सब किससे होता है? समुद्री लहरों से। हिमनद के द्वारा अपन देखते हैं तो एस्कर है, ड्रमलिन है, टील है, ये सब क्या है? हिमनद के द्वारा बनने वाले शिला आकृति। फिर पर्वत निर्माणकारी बल के अंदर हमने देखा कि हिमालय पर्वतमाला का निर्माण भी एक पर्वत निर्माणकारी बल है, जिसमें यूरेशियन और अपनी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट का जो हिस्सा है, इंडो प्लेट, वो आपस में टकराने से 33 सागर के अवसाद के कारण ही इसी पर्वती के द्वारा हिमालय का निर्माण हुआ है। अब हम देखेंगे आकस्मिक बल के अंदर सबसे पहले भूकंप की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? भूकंप के बारे में। अब हम लेते हैं बच्चों आकस्मिक क्रियाओं के दौरान एक शब्द आया था आपके सामने, भूकंप। भूकंप क्या है उसको पहले जानते हैं बच्चों। देखो भूकंप की जब परिभाषा पूछे तो सिंपल सी परिभाषा है, धरातल के आंतरिक भाग में जब कंपन के कारण जब हलचल उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? भूकंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप। वापस सुन लेना, धरातल के आंतरिक भाग में जब कंपन के कारण जब हलचल उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप। देखो बच्चों धरातल के आंतरिक भाग में क्या होता है? तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होती है? तापमान अधिक हो जाने धरातल के अंदर गैसें उत्पन्न होती है और उस गैसें के कारण धरातल में क्या पैदा होता है? कंपन होता है और उसी कंपन से बाद में क्या उत्पन्न होती है? हलचल। आपने घर पर इस प्रकार के उदाहरण देखे भी हैं बच्चों और समझा भी है। आप घर के अंदर जब खाना पकाते हो उस समय आपने देखा होगा कि हमारी जो दाल बनाने की जो विभिन्न प्रकार के जो बर्तन हैं उसके अंदर जब हम दाल डालकर उबालते हैं
और उसके ऊपर ढक लगा देते हैं उस बर्तन के ऊपर, तो जब दाल जब उफान पर होती है या उबलने ज्यादा लग जाती है, उस समय जो आपने बर्तन के ऊपर ढक दिया है वो देखा आपने कि वो वाइब्रेट करता है, हिलता है। वो किसका उदाहरण ले सकते हैं हम? भूकंप का ले सकते हैं। क्यों? कि अंदर जब दाल उबली तो अंदर क्या पैदा हुई? गैसें पैदा हुई, और गैसें पैदा होने के कारण ढक्कन के अंदर क्या हुई? एक वाइब्रेट पैदा हुआ, और वाइब्रेट पैदा होने के कारण वो ढक्कन क्या होने लग गया? हिलने लग गया। तो वही बात हमारे भूकंप के अंदर होती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ता है तो गैसें उत्पन्न होती हैं, गैसें बढ़ती है तो कंपन पैदा होता है, और कंपन के कारण क्या पैदा होती है? हलचल। उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप। अब भूकंप को मापने वाला यंत्र, भूकंप को मापने वाला यंत्र की बात करें तो बच्चों सिस्मोग्राफी है। कौन सा है बच्चों? सिस्मोग्राफी है। यदि हम देखें हिंदी भाषा में सिस्मोग्राफी को क्या कहते हैं? भूकंपीय यंत्र। ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछ ले, भूकंप के दो महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। भूकंप उत्पत्ति के कितने केंद्र होते हैं? दो। तो भूकंप उत्पत्ति के केंद्र, भूकंप उत्पत्ति के जो केंद्र है उसमें पहला जो केंद्र होता है वो भूकंप उद्गम केंद्र कह सकते हैं उसको, या भूकंप मूल केंद्र कह सकते हैं, या भूकंप अभिकेंद्र भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो भूकंप उत्पत्ति के दो केंद्र होता है, जिनमें से पहला केंद्र का नाम क्या है? भूकंप उद्गम केंद्र कहो, या भूकंप मूल केंद्र कहो, या भूकंप अधिक केंद्र कहो, बात वही है। ठीक है, परिभाषा वही की वही होगी, लेकिन इसके नाम चेंज किए हुए हैं। तो इसकी परिभाषा पूछते हैं तो सीधी सी परिभाषा है, जिस स्थान से भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है उस केंद्र को भूकंप मूल कहते हैं। जिस स्थान से भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? भूकंप मूल, भूकंप उद्गम केंद्र, भूकंप अभिकेंद्र। दूसरा केंद्र होता है अभिकेंद्र, जिसे एपिसेंटर भी कहते हैं बच्चों। दूसरा है अधिकेंद्र। कौन सा है? अधिकेंद्र। इंग्लिश में कहते हैं इसको एपिसेंटर, याद रखना बच्चों। भूकंप मूल से सबसे निकटतम स्थान जहां पर सबसे पहले तरंगे पहुंचकर झटका देती है, उस स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप मूल से सबसे निकटतम स्थान जहां पर सबसे पहले तरंगे पहुंचकर क्या देती है? झटका देती है, उस स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो आपको मालूम हो गया बच्चों, भूकंप उत्पत्ति के दो केंद्र हुए, भूकंप उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र।
फिर अगले बिंदु की बात करें, भूकंप उत्पत्ति के कारण। भूकंप उत्पत्ति के कारण आपको यह भी मालूम होना चाहिए बच्चों, भूकंप आने के मुख्य कारण क्या है। तो भूकंप आने का जो मुख्य कारण पहला वो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव तत्वों से गैसों में वृद्धि। रेडियो एक्टिव तत्वों से गैसों में वृद्धि या फिर इसके स्थान पर तापमान व गैसों में वृद्धि, इस तरह भी हो सकता है। फिर दूसरा कारण ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया यह भी भूकंप आने का क्या है मुख्य कारण। देखो ज्वालामुखी क्रिया कैसे है आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। जब ज्वालामुखी विस्फोट होती है तो भयंकर रूप से धरातल में क्या आता है, कंपन आता है, तो भी क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। तीसरा कारण प्लेट विवर्तनिक क्रिया। प्लेट विवर्तनिक क्रिया के अंतर्गत आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, जब प्लेटें होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब गति करती है उस दौरान क्या महसूस होते हैं, झटके महसूस होते हैं, उसे प्लेट विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। चौथा कारण परमाणु विस्फोट। क्या हो सकता है, परमाणु विस्फोट। आपने देखा होगा बच्चों दीपावली के उपलक्ष्य में हम जब फटाके फोड़ते हैं तो आप फटाके जब हाई लेवल के फोड़ते हैं तो आपकी बॉडी में वाइब्रेट होता कि नहीं होता है, होता है ना। तो वो किसके कारण हुआ, फटाके के कारण हुआ ना। उसी प्रकार जब हम परमाणु बम विस्फोट करते हैं या परीक्षण करते हैं उस समय आसपास के क्षेत्रों में उस धमाके के कारण क्या होता है, वाइब्रेट पैदा होता है, कंपन पैदा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। फिर और बहुत सारे ऐसे कारक हो सकते हैं जिसके कारण क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। तो बच्चों भूकंप उत्पत्ति के कारण आपको मालूम हो गए होंगे, ठीक है। तो आपने बच्चों देखा भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है, भूकंप उत्पत्ति के केंद्र कौन से है और भूकंप उत्पत्ति के कारण कौन से है। अब हम लेते हैं भूकंप को मापने वाला पैमाना या स्केल। तो याद रखना भूकंप को मापने वाली जो स्केल है, यहां पर लिख रहा हूं भूकंप को मापने वाली जो स्केल है, भूकंप को मापने वाली स्केल, उसका नाम क्या है बच्चों, रिएक्टर स्केल है, ठीक है। ये जो स्केल है वो भूकंप की आवृत्ति या तीव्रता को मापती है। किसको मापती है, आवृत्ति और तीव्रता। और इसका जो पैमाना होता है वो 1 से 9 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, 1 से 9, और कहीं पर 0 से 9 भी लिखा हुआ होता है। कहीं पर क्या आता है, 0 से 9 के बीच में ये पैमाना देखने को मिलता है। और 0 से जैसे जैसे दूर जाएंगे और उसकी भूकंप की जो तीव्रता है वो बढ़ती जाएगी। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों विश्व में अब तक सबसे भयंकर जो भूकंप आया है वो 8.9 तीव्रता रिक्टर स्केल के माध्यम से मापी गई, उसके अनुसार आया है, जिससे काफी जान माल की क्या हुई है, हानि हुई है। इसी तरह हम एक उदाहरण लेते हैं 26 जनवरी 2001 का। 26 जनवरी 2001 का जब भारत के अंदर भूकंप आया था, वो भयंकर बहुत ही भयंकर भूकंप में से एक माना जाता है। और उस समय जो भूकंप आया सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात के भुज क्षेत्र को हुआ था। किसको हुआ था, गुजरात के भुज क्षेत्र, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। हम अगले वीडियो के अंदर भूकंप
के दौरान उत्पन्न होने वाली प्रमुख जो तरंगे हैं, जैसे पी तरंग है, एस तरंग है, एल तरंग है, उनके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। साथ में भारत के अंदर सबसे ज्यादा भूकंप कौन से क्षेत्र में आते हैं, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा भूकंप कहां पर आते हैं, और उन भूकंपों से होने वाले दुष्प्रभाव क्या है, उसके हानियां क्या है, उसके लाभ क्या है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा, कभी कभी आपने सुना भी है कि जब भूकंप आता है तो किसी क्षेत्र के जल स्रोतों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे कुएं, बावड़ी के अंदर कहीं कहीं वहां पर जल स्रोतों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि भूकंप आ जाने से जो जल स्रोत पहले थे उन जल स्रोतों में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कभी कभी जल स्रोतों का जो पानी मीठा हो जाता है, कभी कभी जल स्रोतों का पानी खारा हो जाता है। और कभी कभी जब भूकंप आ जाने से हमारी जो चट्टानों के अंदर जब दरारें उत्पन्न हो जाने से विभिन्न प्रकार के और जो महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उनकी प्राप्ति भी हो जाती है। तो आपने देखा बच्चों, इस वीडियो के अंदर आपने पृथ्वी की बदलती या हमारी बदलती पृथ्वी के अंदर हमने देखा कि हमारी कौन कौन से जो दो बल थे, अंतर्जातीय बल, बहिर्जातीय बल, उसके प्रभाव से पृथ्वी के स्वरूप में किस तरह परिवर्तन आया और उसके कारण धरातल पर कौन कौन सी आकस्मिक और विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो घटित होने लगी, जिसके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन किया है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर भूकंप के जो तरंगे तो पढ़ेंगे, साथ में जो ज्वालामुखी जो क्षेत्र है उसके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।